नमस्कार, मैं माइकल मेश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रभात। और आज हम लोग हैं महाराष्ट्र के अंतिम छोर गोंदिया जिले के सालेकसा में, जिसे अति संवेदनशील नक्सलग्रस्त जिले के नाम से भी जाना जाता है। और आज यहाँ से महज 20 किलोमीटर पे छत्तीसगढ़ का बॉर्डर और जस्ट 15 किलोमीटर पे मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। आज सालेकसा तहसील में बीआरएस अर्थात भारत राष्ट्र समिति की कार्यकर्ता बैठक हुई, जिसमें भारत राष्ट्र समिति के विदर्भ के पूर्व विदर्भ के समन्वयक ज्ञानेश वाकड़कर थे। आइए जानते हैं इनसे कि किन बातों को लेकर के और किन उद्देश्यों को लेकर के आज वे सालेकसा पहुँचे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ प्रभात के डिजिटल मीडिया में। आज आप सालेकसा आए, जहाँ से मैं छत्तीसगढ़ 20 किलोमीटर पे और मध्य प्रदेश 15 किलोमीटर पे स्थापित है, और आज कार्यकर्ता बैठक हुई। तो आपका यहाँ आने के पीछे का उद्देश्य क्या है? हमारा एक तो क्या है कि पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति जो थी, जिसकी सरकार पिछले 9 सालों से तेलंगाना में है, अभी उसका भारत राष्ट्र समिति बन गए हैं और वो देश में विस्तार कर रहे हैं पार्टी का। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ विस्तार के लिए विस्तार नहीं है, तो पार्टी का एजेंडा जो है अब की बार किसान सरकार, क्योंकि किसानों की आत्महत्याएं महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए महाराष्ट्र से ही हमने पार्टी का विस्तार करने का काम शुरू कर दिया है। सर की 6 मीटिंग हुई। केसीआर सर जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव, उनकी ये 5 बड़ी बड़ी मीटिंगें हो गई। नागपुर में भी सभा हो गई, बहुत बड़ी, अपेक्षा से बहुत बढ़िया हो गई। और इसीलिए हमें अब विस्तार करने का, और हमारा रजिस्ट्रेशन का भी चल रहा है 1 महीने से। तो महाराष्ट्र में पूरे करीब 288 मतदार के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 288 गाड़ियाँ घूम रही है और लाखों में संपर्क हुआ है, लाखों में लोगों ने हमारी मेंबरशिप ग्रहण की है। तो इसीलिए फिर हम गाँव में भी यहाँ से डिमांड थी, ग्रामीण इलाकों से डिमांड थी, इसीलिए 2 सभाओं के लिए मैं आया और बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया। सर, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बीआरएस ये बीजेपी की बी टीम है, इस पे आप क्या देंगे? नहीं, ये तो अब क्या होता है, जब जो घबरा गए वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब सर ने ही, मतलब केसीआर सर ने ही खुद बोला कि भाई हम किसी की टीम नहीं है, हम अपनी टीम है, हम अपनी पार्टी है, और अगर टीम ही है अगर तो किसानों की टीम है, हम किसानों की टीम है और हमारी पार्टी किसानों की है। मगर जिस तरीके से इसमें लॉजिक दिया जाता है उस मामले में मैं कुछ अलग बोलूँगा कि जैसे ये बोलते हैं कि भाई इसके हमारे मैदान में आने से कांग्रेस राष्ट्रवादी के वोट कम हो जाएंगे, फिर बीजेपी को फ़ायदा होगा। यही अगर बात है तो फिर कांग्रेस वालों ने, नाना पटोले जी ने ये जो सवाल किया, क्या अजीत पवार ने जो बोला था, अब तो वो खुद बीजेपी में चले गए, बीजेपी के बर्तन मांज रहे होंगे अभी, और पता नहीं, मगर वो तो अभी काम बोल रहे थे, हमको बी टीम की बात कर रहे थे। कहने का मतलब क्या है कि अगर यही तरीका, अगर कांग्रेस इसी लॉजिक के साथ में अगर बात करे, तो फिर नाना पटोले को भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि भैया तुम उत्तर प्रदेश में तो तुम्हारा कोई हैसियत ही नहीं है, फिर वहाँ क्यों चुनाव लड़ते? वहाँ चुनाव लड़ते हो, इसका मतलब क्या है कि समाजवादियों के वोट कम कर रहे हो। अब विरोधियों के वोट तुम कम कर रहे हो, मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। तो कांग्रेस भी क्या बीजेपी की बी टीम है, ये सवाल करूँगा। या फिर बीजेपी केरला में करती है, कांग्रेस के वोट कम करती है, या फिर कम्युनिस्टों की वोट को। हाँ, आज आप जिस धरती पे हो वहाँ पे गोंदिया जिले से ताल्लुकात रखते हैं प्रफुल्ल भाई पटेल, और ये देश के नेता है। और साथ में आज जिस तरीके से अजीत पवार बीजेपी में अपने 40 विधायकों को लेकर के साथ में चले गए, और पिछले 40 सालों से प्रफुल्ल भाई पटेल ये शरद पवार जी के साथ में है और अभी तक के वे पार्टी में नहीं गए, परंतु जाने के आसार समझ में आ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो देखा, मैंने कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, मगर मुझे लगा कि वो गए हैं, ऐसा नाम दिखा मुझे। मगर हो सकता है नहीं गए होंगे तो अच्छी बात है, मगर ये देश के नेता तो है नहीं। तेंदुपत्ता वो जो बिजनेस है वहाँ के नेता हो सकते हैं, और राष्ट्रवादी में जोड़ तोड़ करके वो नेता बने हैं। खासदार वगैरह बनना बोले तो देश का कोई नेता नहीं बनता है। प्रफुल्ल भाई पटेल कोई देश के नेता नहीं है। अब रही बात, उन्होंने ही गुजरात में पिछली बार जो सरकार है ना, मोदी जी की सरकार लाने में यही प्रफुल्ल भाई ने मदद की थी, क्योंकि राष्ट्रवादी ने कांग्रेस के साथ में वहाँ पे अलायंस करने के बजाय
अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए थे इन्होंने, और फिर बीजेपी की सरकार वहाँ पे आ गई। तो खैर प्रफुल्ल भाई पटेल इधर भी उधर भी, अब ईडी का चक्कर है, बहुत सारा पैसा होगा। अब बहुत सारा पैसा है तो कहाँ है कहाँ नहीं है, और वो कमीशन यानी हिस्सेदारी होगी, सत्ता में होगी, या फिर उनको सत्ता में हिस्सेदारी हो चाहिए होगी, उनको इनके खोके में हिस्सेदारी चाहिए होंगी। तो ये हिस्सेदारी का मामला है। कुछ लोगों का ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि बीआरएस ये लोगों को पैसे का प्रलोभन दे रही है, इसलिए लोग उनसे जुड़ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, पैसे का प्रलोभन क्या है? हम क्यों पैसे का प्रलोभन कर देंगे? हमारे पास है ही कहाँ पैसा? एक छोटा सा राज्य है यार हमारा, 9 साल में, और उसमें भी कितना काम किया है। किसानों को मदद कर रहे हैं हम, दलित युवाओं को मदद कर रहे हैं उद्योग के लिए, इंश्योरेंस का, कोई अगर मर जाता है किसान के घर में तो 5 लाख उसको देते हैं, बच्चियों की, हमारे बेटियों की शादी की बात आ जाती है तो 1 लाख के करीब उनको देते हैं। तो हम तो बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं 24 घंटे। ये सब करने के लिए हमारे पास में पैसा, और ट्रैक्टर, गांव गांव में ट्रैक्टर हमने खरीद करके दे दिए, और ड्राइवर भी रख दिया कि जो भी जिसको चलाना है, इस्तेमाल करना है तो डीजल डालो और चलाओ। तो ये सब बातें करने के लिए हमारे पास में पैसा कम है, तो मतलब है जो भी है पर्याप्त है, हम कर लेते व्यवस्था, मगर वो उसमें ये हम कार्यकर्ताओं को कहाँ से देंगे? अगर हमारा कार्यकर्ता 1 महीने के लिए अगर जिले में घूम रहा है, लोगों के पास जा रहा है, उसके लिए उसकी अपनी भूमिका समझा रहा है, पार्टी का प्रोग्राम समझा रहा है, और उसकी मेंबरशिप लेता है, तो कम से कम हर कार्यकर्ता के पास, हमारे पास गाड़ी तो नहीं है ना, तो हमने अगर व्यवस्था कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम पैसे का प्रलोभन देते हैं। अब शादी के समय में तो दूल्हे को भी घोड़ा लाते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया घोड़ा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर बाप या हर मामा अपने बेटे को या भतीजों को घोड़े पे ही घुमाता है। हम तो 1 महीने की बात है, हम ये कर रहे हैं, पैसा कहाँ से? हमारे कार्यकर्ता भी, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, कहाँ से पैसा आएगा? वो जो सब कर रहे कार्यकर्ता कर रहे। अब ये हमने वो सादा चावल वगैरह खा के हम क्यों समय निकालते हैं? हम चावल कढ़ी खा के, रोटी खा के, तो ये तो हमारे कार्यकर्ता है, गरीब कार्यकर्ता है, मगर लड़ेंगे। ये जो भागे ना, ईडी वाले जो भाग रहे हैं ना, ईडी के जो क्या बोलते हैं, ईडी के से जो ये जो ईडी से जो क्या बोलते हैं, ग्रस्त लोग जो है ना, जो भाग गए हैं ना, तो वो जो भागेंगे, हम लड़ेंगे, हम बीजेपी के साथ लड़ेंगे। ये थे ज्ञानेश वाकुड़कर। जनता के सारे सवालों को हमने बीआरएस के प्रवक्ता ज्ञानेश वाकुड़कर से सारी बातों पे चर्चा की है। बने रहे माइकल मेश्राम के साथ। न्यूज़ प्रभात गोंदिया।